गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे मस्त होंगे। आइए आज मतलब कि पहले चैप्टर के जो सेकंड पार्ट है उसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट हमने अपलोड कर दिया है और जिन लोगों ने मतलब उस वीडियोज़ को नहीं देखा है जाकर के लिंक में डिस्क्रिप्शन में आप लोग को लिंक हम दे देंगे और आप लोग जाकर देख सकते हैं या सर्च मार के भी देख सकते हैं। आप लोग वहाँ से भी कहा हो जाएगा, आप लोग को मिल जाएगा। तो बेहतर ये होगा कि आप लोग पहला वीडियो पहले देख लें, तो उसके बाद से सेकंड वीडियो देखेंगे तो आप लोग अच्छा से समझ में आएगा, क्योंकि हमने पहला पार्ट को बढ़िया से वहाँ पे अपलोड कर दिया है। यहाँ पे अब सेकंड पार्ट हम यहाँ पे अपलोड करने वाले हैं कि मतलब कि अभिक्रिया हमने बता दिया था, रासायनिक समीकरण क्या होते हैं, रासायनिक समीकरण को लिखने के लिए तरीके क्या होते हैं, रासायनिक समीकरण को संतुलित कर कैसे किया जाएगा। तो इन सारे तरीकों को हम क्या कर चुके हैं, वहाँ बता चुके हैं। अब यहाँ पे जो हमारी चर्चा होने वाली है, मतलब कि जो हम चर्चा करेंगे वो हमारे पास होगा मतलब रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, यानी कि हमारे पास रासायनिक अभिक्रियाएं हैं। तो कौन कौन सी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, किस किस प्रकार की होती हैं और किसमें क्या होता है, कैसे मतलब कोई भी रासायनिक अभिक्रिया मतलब कि एक दूसरे से संयोग करके बनते हैं। वियोजन अभिक्रिया क्या होता है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होता है। यहाँ पे हमने लिखा है संयोजन अभिक्रिया लिखा, हमने वियोजन अभिक्रिया लिखा है, विस्थापन अभिक्रिया लिखा है, द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होता है। यहाँ पे हमने लिखा है अपचयन अभिक्रिया क्या हो जाएगा। इसी में हम लोग पढ़ेंगे मतलब इंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक, यानी उष्माक्षेपीय अभिक्रिया और उष्माशोषी अभिक्रिया। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो चर्चा करने वाले हैं बच्चा, तो बात कर ले रासायनिक अभिक्रियाओं को, तो रासायनिक अभिक्रिया यहाँ पे हम सिंपल देखें तो हम चार प्रकार से आसानी से कह सकते हैं। एक हो जाएगा आपका संयोजन अभिक्रिया, एक हो जाएगा आपका वियोजन अभिक्रिया, एक हो जाएगा विस्थापन अभिक्रिया, एक हो जाएगा द्विविस्थापन अभिक्रिया। यानी इन अभिक्रियाओं से हम क्या कर सकते हैं, इन अभिक्रियाओं के माध्यम से हम क्या अभिक्रिया के बारे में जान सकते हैं कि अभिक्रियाएं क्या क्या होती हैं। तो यहाँ पे हम चर्चा करेंगे संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, यानी संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो संयोजन अभिक्रिया का मतलब होता है कि जब मतलब कि जब दो या दो से अधिक मतलब कि प्रकार के पदार्थ क्या होते हैं मिल करके एक मतलब पदार्थ बनाने का कार्य करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया। जैसे हम बात कर ले यहाँ पे कि जब क्या होता है कि ऐसा अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक, लिख रहे हैं यहाँ पे संयोजन अभिक्रिया, ध्यान देंगे आप लोग, संयोजन अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया जिनमें दो या दो से अधिक अभिकारक के मेल से एक उत्पाद बनता है, उसे हम क्या कहने वाले हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। एक बार ध्यान से देखेंगे कि ऐसी अभिक्रिया जिनमें दो या दो से अधिक अभिकारक के मेल से एक पर मतलब कि एक हमको क्या बनाया जा रहा है यहाँ पे मतलब उत्पाद बनते हैं, तो उसे हम क्या कहने वाले हैं, संयोजन। संयोजन का मतलब ये हो रहा है जुड़ना। संयोजन का मतलब क्या होता है, जुड़ना। जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर के एक उत्पाद बनाने का कार्य करेंगे तो वहां पे जो अभिक्रिया होगी उस अभिक्रिया को क्या कहने वाले हैं हम लोग, संयोजन अभिक्रिया कहने वाले हैं। बात समझ में आ गई है। हमने लिखा भी है कि ऐसी अभिक्रिया जिनमें दो या दो से अधिक अभिकारक के मेल से एक उत्पाद बनता है उसे हम क्या कहने वाले हैं, संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। बात समझ में आ गई होगी कि जब दो या दो से अधिक मतलब कि प्रकार के अभिकारक मिलकर के एक नए उत्पाद बनाने का क्या करेंगे, कार्य करेंगे, तो जो वहां पे जो अभिक्रिया होगी उसे हम क्या कहने वाले हैं, संयोजन अभिक्रिया कहने वाले हैं। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, समझ में भी आ रहा होगा आप लोगों को। अब यहाँ पे हम दूसरी बात करेंगे, इसमें अभिक्रियाएं देख ले क्या क्या हो जाएगा। जैसे मान लीजिए हमने क्या लिखा, कार्बन, मतलब यहाँ पे लिख लिया हमने कार्बन, प्लस हमने क्या लिखा, ऑक्सीजन। अब इन दोनों के संयोग से क्या बनेगा हमारे पास, कार्बन डाइऑक्साइड। यानी यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रहा है, तो अब बताइए यहाँ पे एक अलग कार्बन था, एक अलग क्या था, ऑक्सीजन था। यानी दोनों के संयोग से एक नई अभिक्रिया मतलब एक नया उत्पाद हमारा कार्बन डाइऑक्साइड मिला कि नहीं मिला। तो अब जब एक नए उत्पाद कार्बन डाइऑक्साइड मिला, तो जब अलग अलग दो प्रकार के मतलब की अभिकारक से एक जब उत्पाद बनता है तो उसे हम क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। जैसे हम बात कर ले यहाँ पे CO2, जैसे हमने लिखा है H2 प्लस O
अब यहाँ पे क्या मिल जाएंगे आपको, इसका मतलब हम क्या करें, अभिक्रिया करा दें तो क्या मिल जाएंगे आपको, 2H2O मिल जाएंगे। अब ये बताइए, हाइड्रोजन हमारे पास है और ऑक्सीजन हमारे पास है, अब ये दोनों के संयोग कर करके क्या बन रहा है, एक उत्पाद बन रहा है। तो अब जब दो मतलब कि अलग अलग अभिकारक लिए और एक उत्पाद हम बनाए तो उस अभिक्रिया को हम लोग क्या कहने वाले हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। एक और हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे हमने ले लिया यहाँ पे मैग्नीशियम और यहाँ पर हमने लिख लिया ऑक्सीजन। अब इन दोनों से अभिक्रिया से क्या बनाया हमने, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया। अब बताइए बच्चे यहाँ पे, तो अब यहाँ पे मतलब कि जो अभिक्रिया मिलने वाली है वो क्या हो गई, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ पे हमने एक अभिकारक लिया, यहाँ पे एक अभिकारक, दोनों अभिकारकों से एक उत्पाद बना तो उसे हम क्या कहेंगे, संयोजन अभिक्रिया। बताइए अब कहीं दिक्कत रहा क्या कि संयोजन अभिक्रिया क्या होता है, संयोजन अभिक्रिया किसे कहेंगे, क्या उसका एग्जाम्पल होगा, कैसे हम लोग एग्जाम्पल देंगे, आप लोग बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे दूसरा हमारा, देखिए ये भी दो प्रकार के होते हैं जो संयोजन अभिक्रिया होता है। एक होता है ऊष्माक्षेपी और एक क्या होता है, ऊष्माशोषी। एक को हम लोग क्या कहते हैं, इंडो मतलब एक्सोथर्मिक कहते हैं, जिसमें जिसको ऊष्माक्षेपी कहा जाता है। एक होता है एंडोथर्मिक, जिसमें क्या होता है, ऊष्माशोषी कहा जाता है। तो अब यहाँ पे हम बात करेंगे, देखिए ऊष्माक्षेपी का मतलब क्या होता है और ऊष्माशोषी का मतलब क्या होता है। जिन अभिक्रियाओं के दौरान ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, यानी मतलब क्या होता है, ताप का मान बढ़ता है, उसे हम क्या कहेंगे, जिन अभिक्रियाओं के दौरान ऊष्मा का क्या होता है, उत्सर्जन होता है, या यूं कहें तो मतलब अभिक्रिया के दौरान ताप बढ़ता है, तो उसे हम क्या कहने वाले हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। देखिए ऊष्माक्षेपी का मतलब होता है ऊष्मा को क्या कर रहा है, उत्पन्न कर रहा है। तो ऐसी जब अभिक्रिया होगी तो उसे हम क्या कहेंगे, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहेंगे। और जब ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का क्या हो जाएगा, मतलब कि अवशोषण होगा, मतलब कि जब ऊष्मा को सोखा जाएगा, मतलब कि अवशोषित किया जाएगा, या यूं कहें कि जब तापमान, जब क्रिया कराने के पश्चात तापमान जब घटता है तो उसे हम क्या कहने वाले हैं, उसे हम ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहने वाले हैं। तो अब एक ऊष्माक्षेपी का देख लीजिए और एक ऊष्माशोषी का क्या अभिक्रिया मतलब कि देख लीजिए। देखिए अगर मतलब कि अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा का मान मतलब ऊष्मा उत्पन्न होता है या तापमान बढ़ता है तो उसे ऊष्माक्षेपी कहेंगे। अगर अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा का क्या होता है, अवशोषण होता है, या यूं कहें तो ताप का मान क्या होता है, घटता है, तो उस कंडीशन में हम क्या कहने वाले हैं, आप यहाँ पे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहने वाले हैं। बात समझ में आ गई होगी। अब जैसे हम बात कर ले यहाँ पे कि ऊष्माक्षेपी की एक अभिक्रिया देख ले हम लोग, ऊष्माक्षेपी की, ऊष्माक्षेपी की। तो ऊष्माक्षेपी जैसे हम लिख ले यहाँ पे CH4 यानी मेथेन ले लें यहाँ पे, और यहाँ पे क्या डाल रहे हम लोग, ऑक्सीजन डाल रहे। जैसे मान लीजिए हमने लिख लिया 2O2। अब यहाँ पे ये भी गैस है और ये भी क्या हमारा गैस ही है। इतनी बात समझ में आ रही है। अब जब ये क्या करते हैं, अभिक्रिया करते हैं, तो यहाँ पे क्या बन जाता है बच्चे, यहाँ पे जब अभिक्रिया बनता है तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड। और क्या बनने वाला है यहाँ पे, 2H2O बन जाएगा। क्या बन जाएगा हमारे पास, 2H2O। यानी अब यहाँ पे जो अभिक्रिया मिली तो देखिए ये भी क्या बनेगा, हमारा गैस फॉर्म में है, ये भी क्या है, गैस फॉर्म में है। अब इसमें से क्या निकलेगा, ऊष्मा निकलेगा। क्या निकलेगा, ऊष्मा। यानी जब क्या होता है, मेथेन को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या होता है, वहां पे ऊष्मा का उत्सर्जन हो। देखिए हमने लिखा प्लस ऊष्मा, मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे ऊष्मा का उत्सर्जन हो रहा है। तो अब ऐसी जब अभिक्रिया होगी तो हम क्या कहेंगे, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहेंगे। जैसे बात कर ले हम लोग, जब सांस लेते हैं तो उस समय भी जो अभिक्रिया होती है वो भी क्या होती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। श्वसन के दौरान जो अभिक्रिया, कभी कभी पूछ देता है कि श्वसन के दौरान होने वाली जो अभिक्रिया है वो क्या ऊष्माक्षेपी है या ऊष्माशोषी है, तो आप लोग के दिमाग में रहना चाहिए क्या होता है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होता है। या बात कर ले हम लोग, जैसे मान लीजिए फल हो गया, फ्रूट हो गया, जो मतलब कि चाहे किसी प्रकार की सब्जियां हो गई, अगर सब्जियां मान लीजिए सड़ती है तो सड़ करके जो जो मतलब कि कंपोस्ट बनती है, तो जब कंपोस्ट बनता है तो उसमें से भी क्या होता है, ऊष्माक्षेपी मतलब कि वहां पे भी जो अभिक्रिया होता है सड़ करके मतलब कंपोस्ट बनना ही क्या कहलाता है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगा। आप लोग को याद होगा कि अगर कहीं पे मतलब कूड़ा उड़ा हम लोग फेंकते हैं या मतलब कि ऐसे सब्जियों को फेंका जाता है तो वहां पे जब सड़ने के दौरान वहां पे क्या होता है कि गैसें उत्पन्न हो जाती हैं, तो वहां पे भी क्या हो जाएगा, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगी। मतलब वहां पे जब जाएंगे थोड़ा सा हटा हटा के देखिए, हटाएंगे थोड़ा सा मतलब गर्माहट महसूस होता है, तो वहां पे क्या होता है, ऊष्मा निकलता है। जब ऊष्मा निकलेगा तो क्या हो जाएगा, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो जाएगा।
अब हम बात कर ले उष्माशोषी अभिक्रिया का, तो उष्माशोषी अभिक्रिया का हो जाएगा, जैसे मान लीजिए हम निकाल लिया यहाँ पे नाइट्रोजन, उष्माशोषी एक तो देख लीजिए उष्माशोषी, तो उष्माशोषी में क्या हो जाएंगे, उष्माशोषी अभिक्रिया बताना हो यहाँ पे, तो उष्माशोषी क्रिया का मतलब कि क्या कर लीजिए आप लोग एग्जाम्पल देखिए, जैसे हमने निकाल लिया यहाँ पे नाइट्रोजन ले लिया और प्लस हमने क्या ले लिया ऑक्सीजन ले लिया, यहाँ पे क्या ले लें ऑक्सीजन। अब इसको जब हम बनाते हैं मतलब कि इसका जब रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनने वाला है यहाँ पे 2NO, क्या बनेगा बच्चे यहाँ पे 2NO बनेगा, यानी अब ये जो बन रहा है तो यहाँ पे जो मतलब बनेगा वहाँ कहा जाएगा उष्मा को ये ग्रहण, यानी इसका मान कहा जाएगा तापमान यहाँ पे घट जाएगा, और जब तापमान घटेगा तो सब क्या कह लेंगे उष्माशोषी अभिक्रिया कहने वाले हैं। तो बात समझ में आ गया होगा कि उष्माक्षेपी क्या है और उष्माशोषी क्या है। सबसे पहली बात एक और रिवीजन कर लें कि हमने का संयोजन अभिक्रिया बताया। संयोजन अभिक्रिया क्या होता है, ऐसी अभिक्रिया जिनमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक के मेल से एक उत्पाद बनता है, उसे हम क्या कहने वाले हैं संयोजन अभिक्रिया कहने वाले हैं। अब संयोजन अभिक्रिया कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, मैंने आपको बताया यहाँ पे कि एक उष्माक्षेपी होता है, क्या होता है उष्माशोषी होता है। संयोजन अभिक्रिया भी यहाँ पे समझाया हमने, तो इसमें किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब अगला जो हम टॉपिक ये नहीं हमारा क्या हो गया क्लियर हो गया प्रतिस्थापन। अब बात करेंगे किसके हम लोग वियोजन की, वियोजन अभिक्रियाएं क्या होती है। तो अब यहाँ पे हम बात कर लेंगे किसकी वियोजन अभिक्रिया की, वियोजन अभिक्रियाएं क्या होती है। तो वियोजन अभिक्रिया की हम बात करेंगे तो वियोजन का मतलब ये होता है टूटना। वियोजन का मतलब क्या होता है टूटना, यानी जब एक ही मतलब कि एक विकारक टूट करके छोटे छोटे क्या करता है कई प्रकार के उत्पाद का निर्माण करता है, तो वहां पे जो अभिक्रिया होती है उसे हम क्या कहते हैं वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। आप लोग समझ में आ रहा होगा वियोजन अभिक्रिया क्या है। वियोजन का मतलब क्या टूटना, वियोजन का मतलब क्या हो जाएगा टूटना, यानी जब एक ही पदार्थ मतलब कि या एक ही प्रकार का विकारक टूट करके कई अन्य मतलब कि छोटे छोटे क्या करता है और पदार्थों का या मतलब उत्पादों का निर्माण करता है, तो या उत्पाद बनाता है, तो ऐसी अभिक्रिया को हम लोग क्या कहने वाले हैं यहाँ पे वियोजन अभिक्रिया कहने वाले हैं। अब वियोजन अभिक्रिया के मतलब कि ये रहा परिभाषा, तो हम लिख देते हैं एक बार कि जब एक ही अभिकारक टूटकर, यहाँ लिख लेंगे हम लोग कि जब एक ही अभिकारक टूटकर जब क्या होता है एक, यानी जब एक ही अभिकारक क्या करेगा टूट करके क्या करेगा जब एक ही अभिकारक टूटकर अलग अलग मतलब कि अलग अलग छोटे छोटे कई प्रकार के मतलब कि या कई अलग अलग मतलब क्या करता है यौगिकों का निर्माण करे, या यूं कहे तो उत्पादों का निर्माण करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं छोटे छोटे सरल उत्पादों का या सरल उत्पाद प्रदान करता है, उसे हम क्या कहेंगे वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। क्या कहेंगे हम लोग इसे हम क्या कहेंगे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो वियोजन अभिक्रिया आप लोग समझ में आ गया वियोजन अभिक्रिया किसे कहेंगे कि यानी जब एक ही मतलब की अभिकारक टूट करके कई छोटे छोटे सरल उत्पादों का निर्माण करता है या सरल उत्पाद बनाता है, तो उस प्रकार के यौगिकों का कहने वाले हम लोग वियोजन अभिक्रिया कहने वाले हैं। तो ये आप इस पे एग्जांपल देख लीजिए कैसे हो जाएंगे। जैसे हमने तोड़ दिया यहाँ पे, देखिए हमने तोड़ दिया यहाँ पे FeSO4 प्लस हमने कहा दिखे यहाँ पे सॉरी इंटू 7H2O। अब इसको हम लोग क्या कर दे तोड़ दें, और जब यहाँ पे तोड़ेंगे ये किस फॉर्म में होता है, ये सॉलिड फॉर्म में होता है, याद रखिएगा किस फॉर्म में होता है सॉलिड फॉर्म में। और जब इसको हम लोग तोड़े तो क्या मिल जाएंगे यहाँ पे FeSO4 मतलब फेरस आयरन सल्फाइड प्लस क्या मिल जाएंगे आपको 7H2O।
तो अब यहाँ पे देखिएगा कि एक ही पदार्थ था, ये एक ही अभिकारक था, यहाँ पे टूट करके दो अलग अलग क्या करता है, मतलब कि यौगिकों का निर्माण कर दिया, तो उसको हम लोग क्या कहने वाले हैं, तो यहाँ पे हमारे ये सॉलिड बन जाएगा और ये कहा जाएंगे आपके गैस बन जाएंगे। तो अब अलग अलग मतलब कि देखिए एक था और यहाँ पे दो अलग अलग मतलब कि अभिकारक उत्पादों का निर्माण कर दिया, यानी उत्पादों को बना दिया। तो जब एक ही पदार्थ टूट करके दो अलग अलग मतलब क्या करेगा, दो या दो से अधिक अलग अलग उत्पादों के यानी सरल यौगिकों का क्या करेगा, निर्माण कर देता है, तो उसे हम क्या कह देते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। एक और आप लोग देख लीजिए, जैसे हमने यहाँ पे लिख लिया CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, तोड़ दें। अब ये जब क्या होगा, टूटेगा तो Ca प्लस कितने हो जाएंगे, CO3। अब यहाँ पे देखिएगा कि एक यौगिक था और यहाँ पे मतलब कि दो अलग अलग सरल उत्पाद में क्या हो गया, बन गया। और जब दो सरल उत्पाद में अलग अलग बना तो उसे हम क्या कहने वाले हैं, यहाँ पे वियोजन अभिक्रिया कहने वाले हैं। तो आप लोग को मतलब आई होप मतलब समझ गए होंगे कि आप लोग अच्छा समझ में आ रहा होगा कि मतलब कि वियोजन अभिक्रिया क्या होता है। अब अगली हमारी जो टॉपिक है कि मतलब कि विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। अब विस्थापन अभिक्रिया क्या होगा, मतलब कि कहेंगे किसको, तो वो उसके लिए क्या कर लीजिए, अगला टॉपिक देख लीजिए आप लोग। अब वियोजन जो विस्थापन अभिक्रिया होने वाला है, विस्थापन अभिक्रिया ये हमारा हो गया, ये हो गया। अब इस बात करें हम लोग किसकी, विस्थापन अभिक्रिया, यानी विस्थापन अभिक्रिया किसे कहेंगे, तो यहाँ लिख दें हम लोग विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया किसे कहेंगे, तो जब अभिक्रिया में एक पदार्थ दूसरे पदार्थ को क्या करता है, उसके पदार्थ को उसके जलीय विलयन में क्या करता है, विस्थापित कर देता है, यानी उसके जलीय विलयन से क्या करते हैं, विस्थापित कर देता है। तो इस प्रकार के जो मतलब क्या बनते हैं, जो अभिक्रिया होती है उसे हम क्या कहने वाले हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहने वाले। नहीं समझ में आया, एक बार लिख देना फिर आप लोग समझ में आएगा। लिखिएगा, जिस अभिक्रिया में एक पदार्थ, जिस अभिक्रिया में एक पदार्थ, मतलब कोई अभिक्रिया होगा, उस अभिक्रिया में कोई एक पदार्थ क्या कर देता है, दूसरे पदार्थ को उसके जलीय विलयन से प्रतिस्थापित कर देता है, जलीय विलयन से क्या कर देता है, प्रतिस्थापित कर देता है, उसे हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहने वाले हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। विस्थापन अभिक्रिया आप लोग समझ में आएगा किसे कहने वाले हैं, कि यानी जब कोई एक मतलब की पदार्थ, मतलब यहाँ लिखे हैं कि जब जिस अभिक्रिया में एक पदार्थ दूसरे पदार्थ के उसके जलीय विलयन से क्या करता है, प्रतिस्थापित कर देता है, यानी उसके जलीय विलयन से क्या करेगा, उसको हटा देगा, तो उसे हम क्या कहने वाले हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहने वाले हैं। अब इस तरह जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या है, यहाँ पे कोई अभिक्रिया हम ले लिए, जैसे मान लीजिए हमारे पास हो गया यहाँ पे CH4, क्या हो गया, CH4 हो गया मेथेन। अब यहाँ पे हम क्या रख दिए, यहाँ पे क्लोरीन रख दिए Cl2। अब जैसे ही क्या करते हैं, अभिक्रिया कराते हैं, तो यहाँ पर क्या बन जाता है, CH3 और Cl प्लस क्या मिल जाएंगे, HCl। बात समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे हमारे पास क्या था, मतलब कि हाइड्रोजन था। अब यहाँ पे CH4 है, 4 है, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हो गए हमारे पास, 3 हो गए। यानी यहाँ पे जो क्लोरीन था, ताकि एक हाइड्रोजन क्या से विस्थापित कर दिया कि नहीं कर दिया। और जब एक हाइड्रोजन को विस्थापित कर दिया, उसकी जगह पे अपना स्थान ले लिया, ग्रहण कर लिया हाइड्रोजन की जगह यहाँ पे, तो अब यहाँ पे जो अभिक्रिया बनेगी उसे हम क्या कहने वाले हैं, विस्थापन अभिक्रिया करने वाले। इसको विस्तार से समझिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कार्बन है और यहाँ पे 4 ठो का जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे है और यहाँ पे है और यहाँ पे हाइड्रोजन है। अब क्या है, यहाँ पे Cl और मतलब कि 2 ठो क्लोरीन जुड़ा हुआ है, यहाँ पे क्लोरीन जुड़ा हुआ है।
अब जैसे भी क्रिया कराते हैं तो ये वाला क्या करता है, इस हाइड्रोजनों को हटा देता है। हाइड्रोजन क्या करेगा, हटा देगा। और जब इसको हटाता है, इसको हटाता है तो ये क्या बन जाता है, देखिए अब इसको तो हटाएगा लेकिन इसके जगह पे खुद आके बैठ जाएगा। और जब खुद इसके जगह पे आकर बैठ गई तो जब किसी को हम उसके स्थान से जब हटा देते हैं तो हम कहते हैं उसको हमने क्या किया, प्रतिस्थापित कर दिया। यानी यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि क्लोरीन क्या करता है, इसके स्थान को हटाता है और खुद यहाँ बैठ जाता है। और जब खुद यहाँ बैठ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, हमारे पास यहाँ पे CH3 और क्या मिल जाएंगे हमको Cl और प्लस क्या मिल जाएंगे हमको HCl। अब बताइए इस प्रकार की जब क्रिया हुई तो अब इसे हम क्या कहने वाले हैं। अब यहाँ पे हम तुमको विस्तार से दिखा देते कि यहाँ पे कार्बन कार्बन और यहाँ पे क्या मिल गया Cl और यहाँ पे क्या होगा हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे क्या मिल जाएंगे हाइड्रोजन क्लोराइड। ये अब यहाँ पे देखेंगे तो अब इस प्रकार की जो अभिक्रिया होगी यानी खुद उसके जगह को हटा करके अपना जगह वहाँ बना लेगा तो उसे हम क्या कहने वाले हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहने वाले हैं। बात समझ में आ गई। एक चीज आप लोग हम बता दें कि तो ये आप लोग क्लियर हो गया कि विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है। अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पे द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होता है। ये हो गया, यानी हमारा ये वाला टॉपिक का हो गया, खत्म हो गया। अब बात करेंगे हम लोग द्विविस्थापन अभिक्रिया की। तो अब द्विविस्थापन का मतलब क्या होता है, तो द्विविस्थापन से पहले एक चीज आप लोग बताते हैं, उत्प्रेरक। उत्प्रेरक क्या होता है, उत्प्रेरक की बात कर ले, कैटलिस्ट। देखिए उत्प्रेरक होता है कि जो अभिक्रिया में सीधे भाग नहीं लेता है, या तो अभिक्रिया के वेग के दर को क्या करेगा, बढ़ा देगा, या तो अभिक्रिया के वेग के दर को क्या करता है, घटा देता है। यानी खुद अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। देखिए जो बढ़ा देगा उसे क्या कहते हैं, धनात्मक कैटलिस्ट, और जो मतलब कि घटा देता है उसे क्या कहते हैं, ऋणात्मक कैटलिस्ट। जैसे देखते होंगे गांव में कहीं झगड़ा होता है, जब झगड़ा होता है तो मतलब कि दो पक्षों में झगड़ा होता है तो वहाँ पे मतलब अगल बगल से कुछ देखने वाले लोग होते हैं। जो देखने वाले लोग होते हैं ना, उनमें से कुछ ऐसे भी व्यक्ति होते हैं या तो कुछ चढ़ा रहे होते हैं कि नहीं बढ़िया से झगड़ा हो जाए, मतलब कि मारपीट, मतलब कि थोड़ा बातचीत हो रहा है तो मारपीट करा देंगे। या तो कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो क्या करते हैं, दोनों के झगड़ों को थोड़ा शांत कराने का कार्य करते हैं। तो अब देखिए होता क्या, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक व्यक्ति है और यहाँ पे क्या एक व्यक्ति है। अब ये दोनों व्यक्ति क्या करें, मतलब कि झगड़ा करें, मान लीजिए दोनों झगड़ा कर रहे हैं। अब दोनों जब झगड़ा करते हैं तो कैटलिस्ट हम आप लोग बताएं, कैटलिस्ट इसमें डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होगा, तुरंत इसमें आके इसमें झगड़ा नहीं करने वाला। उस साइड से क्या करेगा, इनको मतलब फोर्स करेगा, या तो क्या करिए झगड़ा कर लीजिए हम देख लेंगे, डायरेक्ट नहीं आएगा, खुद इसमें इन्वॉल्व होने नहीं आएगा, क्या करें बाहरी से उसको सपोर्ट करा, करो ना हम देख लेंगे। तो यहाँ पे क्या करता है, अब जो धीरे धीरे बातचीत हो रही थी मारपीट का होना शुरू, मारपीट करना शुरू हो जाएगा। तो अब जब इसकी अभिक्रिया के वेग को जब क्या करेगा, बढ़ा देगा, तो अब जो बढ़ाएगा उसे क्या कहेंगे, धनात्मक कैटलिस्ट, कहा जाएगा धनात्मक उत्प्रेरक। बात करने कहा जाएगा धनात्मक उत्प्रेरक। अब जो अभिक्रिया के दर को जो घटा देगा, कुछ ऐसे भी लोग होते हैं कि कहते छोड़ दिए, जाने दीजिए, मतलब कि ऐसा झगड़ा नहीं करना चाहिए। तो वहाँ पे क्या होता है कि जो मतलब अभिक्रिया हो रही होती है वो मंद हो जाती है, मतलब कि जो झगड़ा होता है धीरे धीरे कम हो जाता है। और जब कम हो जाता है तो जो लोग कम कर देते हैं वो क्या कहलाते हैं, ऋणात्मक उत्प्रेरक कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे यहाँ पे, ऋणात्मक उत्प्रेरक, यानी वो ऋणात्मक उत्प्रेरक कार्य करते हैं। और कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो मतलब जिनका कोई मतलब नहीं होता, हो रहा है तभी कोई बात नहीं, नहीं हो रहा है तभी कोई बात नहीं, आराम से खड़ा होकर देखेंगे। तो जो सिर्फ खड़ा होकर देखेंगे उसे हम कहते हैं उदासीन उत्प्रेरक। क्या कहेंगे, उदासीन हो जाएगा। तो अब मतलब कि जो अभिक्रिया के वेग को बढ़ाएगा उसे हम क्या कहेंगे, धनात्मक, और जो अभिक्रिया के वेग को घटाएगा उसे हम क्या कहेंगे, ऋणात्मक। और जो मतलब इन दोनों से कोई मतलब नहीं रखेगा उसे हम क्या कहने वाले हैं, उदासीन उत्प्रेरक कहने वाला है। तो बात आप लोग समझ में आ गई। उत्प्रेरक क्या होता है, देखिए उत्प्रेरक कोई मतलब कि डायरेक्ट अभिक्रिया में इन्वॉल्व नहीं होता, वो क्या करता है साइड से उसको क्या करेगा, या तो अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देगा, या तो अभिक्रिया के वेग को क्या करेगा, घटा देगा। जो बढ़ाएगा वो धनात्मक, जो घटाएगा उसे क्या करेंगे, ऋणात्मक। और जो मतलब कि कुछ भी नहीं करेगा, उदासीन बैठा रहेगा, उसे क्या कहेंगे, उदासीन कह लेंगे। तो ये बात आप लोग समझ में आ गई, उत्प्रेरक क्या होता है। अब यहाँ पे हम दूसरी टॉपिक देख लेते हैं कि हमारा द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होता है, कि ये हमारा मोटिव है, तो हम यहाँ पे क्या करें, इसको खत्म कर लें। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है बच्चे, कि जिन अभिक्रियाओं में अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, यानी हम क्या कहेंगे, जब आयनों का आदान प्रदान करेंगे, जिन अभिक्रियाओं में अभिकारकों के बीच क्या होता है, आयन, आयन समझ रहे हैं ना, एक धन आयन और ऋण आयन। आयन तीन प्रकार, दो प्रकार के होते हैं, एक होता है धन आयन, एक होता है ऋण आयन। यानी प्लस वाला धन आयन और मतलब कि माइनस वाला ऋण आयन, यानी इसको हम लोग कैटायन और एनायन भी कहते हैं, याद रखिए, कैटायन और एनायन, याद रखिए, ये दोनों होता है। तो अब यहाँ पे दो प्रकार के होते हैं। द्विविस्थापन किसे कहेंगे हम लोग, कि जिन अभिक्रियाओं में
अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उसे हम क्या कहने वाले हैं? द्विविस्थापन अभिक्रियाएं कहते हैं। जिन अभिक्रियाओं में अभिकारकों के बीच जिन अभिक्रियाओं में अभिकारकों के बीच आयनों का क्या होता है? आयनों का आदान प्रदान होता है। आयनों का आदान प्रदान होता है उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? द्विविस्थापन अभिक्रिया। यानी ऐसी अभिक्रिया जिसमें क्या हो जाएगा, मतलब कि धनायनों मतलब कि आयनों का मतलब क्या हो जाएगा, आदान प्रदान होगा, उसे हम क्या कहने वाले हैं यहाँ पे? द्विविस्थापन अभिक्रिया कहने वाले हैं। आइए मतलब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। मतलब कि यहाँ पे एग्जाम्पल है, जैसे हमने ले लिया यहाँ पे सिल्वर नाइट्रेट यानी AgNO3, और ले लें यहाँ पे सोडियम क्लोराइड, जैसे हमने ले लिया यहाँ पे Ag मतलब सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 प्लस हमने कहा लिया यहाँ पे NaCl यानी सोडियम क्लोराइड। अब इन दोनों से जब अभिक्रिया कराते हैं तो होता क्या है, यहाँ पे देखेंगे कि Ag और का, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, Ag पे क्या हो जाएगा प्लस और Na पे क्या हो जाएंगे माइनस। यहाँ पे क्या हो जाएगा, Na पे प्लस हो जाएगा और Cl पे क्या हो जाएंगे माइनस। अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आयनों का क्या होता है, आदान प्रदान होता है। यानी अब देखिए यहाँ पे अब क्या हो जाएंगे आपके Ag और क्या हो जाएंगे यहाँ पे Cl, क्या हो जाएंगे सिल्वर क्लोराइड हो जाएगा। और यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारे पास, देखिए अब क्या बनेगा NaNO3 यानी सोडियम नाइट्रेट। यहाँ पे क्या था, सिल्वर नाइट्रेट था और मतलब कि सोडियम क्लोराइड था। अब ये जब दोनों विक्रिया किए तो यहाँ देखिए हमने क्या कहा कि आयनों का आदान प्रदान, देखिए धनात्मक ऋणात्मक धनात्मक और क्या हो गए ऋणात्मक। यानी अब जब आयनों का आदान प्रदान होगा तो उसे हम क्या कहने वाले हैं, यहाँ पे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। तो अब यहाँ पे हमने कहा हमारे पास क्या था, सिल्वर नाइट्रेट था और यहाँ पे सोडियम क्लोराइड था। अब यहाँ पे जैसे अभिक्रिया करा हमने क्या बन गया, यहाँ पे सिल्वर क्लोराइड और क्या बन गया हमारे पास सोडियम नाइट्रेट बन गया। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो इस प्रकार की जो अभिक्रिया होती है जहाँ पे आयनों का क्या होता है, आदान प्रदान होता है, उसे हम क्या कहने वाले हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहने वाले हैं। तो आप लोग को आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कि मतलब कि अभिक्रियाएँ क्या होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, कैसे कैसे अभिक्रिया होती है, किस अभिक्रिया को क्या कहेंगे, किस एग्जाम्पल देने हैं, तो ये आप लोग समझ में आ गया होगा। अब हमारा लास्ट जो हेडिंग इस पर बचा हुआ है उपचयन और अपचयन। जिन अभिक्रियाओं में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि या हाइड्रोजन का क्या होता है, ह्रास होता है। देखिए यह ऑक्सीजन बढ़े या हाइड्रोजन का हो कमी हो तो उसे हम क्या कहने वाले हैं, उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहेंगे हम लोग, उपचयन। उपचयन का मतलब क्या होता है, यानी जिन अभिक्रियाओं में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन क्या हो जाए बढ़े और हाइड्रोजन का हो जाए, हाइड्रोजन की कमी हो, तो ऐसी जो अभिक्रिया होगी उसे हम क्या कहने वाले हैं, बताएंगे नहीं बताएंगे, यानी उसको हम क्या कहेंगे, उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। इस प्रकार ऐसी अभिक्रिया जिसमें पदार्थ में ऑक्सीजन का क्या हो, ह्रास हो, उसके सीधे विपरीत, और हाइड्रोजन की क्या हो, वृद्धि हो, तो उसे हम क्या कहने वाले हैं, अपचयन अभिक्रिया अपचयन अभिक्रिया कहने वाले हैं। बात समझ में आ गई इतना? अपचयन और उपचयन थोड़ा सा डायरेक्ट आप लोग हम यहाँ पे लिख के बता दें, अपचयन क्या होता है, उपचयन क्या होता है। अपचयन का होता है कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ का ऑक्सीजन की वृद्धि तथा हाइड्रोजन की ह्रास हो या कमी हो तो अभिक्रिया क्या कहलाती है, अभिक्रिया
उपचयन अभिक्रिया, सॉरी उपचयन अभिक्रिया है, उपचयन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है। ऐसी अभिक्रिया, ये कहा गया आपका उपचयन, ऐसी अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ से ऑक्सीजन की क्या हो जाए, वृद्धि हो तथा हाइड्रोजन की कमी हो, तो उसे हम क्या कहने वाले हैं, क्या कहने वाले हैं यहाँ पे, अब मतलब कि उपचयन अभिक्रिया कहेंगे। अपचयन इसका सीधे विपरीत हो जाएगा। तो अपचयन में क्या करेंगे हम लोग, थोड़ा सा बदलेंगे, और थोड़ा सा बदलने में क्या आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास, यहाँ पे क्या हो जाएंगे, किसी पदार्थ से ऑक्सीजन की, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा कमी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, सॉरी हाइड्रोजन में क्या हो जाएगा हमारा वृद्धि। और जब इसमें कमी है इसमें वृद्धि होगा तो उसे क्या कहेंगे, अपचयन अभिक्रिया कहने वाले हैं। ठीक है, थोड़ा सा अंतर है, अगर मतलब कि ऑक्सीजन बढ़ा हाइड्रोजन कमी तो क्या हो जाएगा, अब उपचयन अभिक्रिया कहलाएगा, और ऑक्सीजन की क्या हो जाएगी कमी और हाइड्रोजन की वृद्धि तो अपचयन अभिक्रिया कहलाएगा। आज जब दोनों एक के साथ होंगे, अपचयन भी हो रहा हो उपचयन भी हो रहा हो, तो उसको हम लोग कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या कहेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया। यानी जब अपचयन भी हो रहा हो और उपचयन भी हो रहा है, दोनों प्रक्रिया जब एक साथ घटती हैं, ऐसी अभिक्रिया को क्या कहेंगे हम लोग, रेडॉक्स अभिक्रिया कहेंगे। बात आप लोग समझ में आ गया होगा कि रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होता है। अब आप लोगों का लास्ट एक हेडिंग बचा हुआ बच्चे, संक्षारण क्या होता है, आप लोग हम बता करके इसके बाद एक और टॉपिक है हमारा, उसको खत्म करके इस चैप्टर को खत्म किया जाएगा। अब यहाँ पे संक्षारण का मतलब क्या होता है कि जब हम देखिए कोई भी मतलब कि धातु होता है, धातु को क्या करते हैं, मतलब कि हम जब बाहर रखते हैं तो उसमें क्या होता है, नमी के तहत से या नमी के वजह से क्या होता है, उस पर जंग लग जाता है। तो अब उस देखिए किसी भी, हम यूँ कहें कि जब कोई धातु अपने आसपास का होता है आर्द्रता अम्ल आदि से प्रभावित हो तो क्या होता है, संक्षारित होती है, और उसकी जो प्रक्रिया होती है उसे क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। जैसे मान लीजिए अब लोहे पे जंग लगना, चांदी के मतलब कि क्या नाम है, चांदी पे मतलब हरा होना, या तांबा पे क्या होना, हरा होना, तो आप लोग देखे होंगे कि जब उस पर कलई हो जाती है, काई जो बैठ लग जाती है, उसे हम क्या कह लेते हैं, उसका संक्षारण होता है। तो उसे हम क्या कहने वाले, संक्षारण कहने वाले हैं। अब जैसे मान लो देखोगे आप लोग, चांदी की सतह का होता है, मतलब कि जब लोग चांदी पहनते हैं तो धीरे धीरे चांदी का जो सतह होता है काला पड़ जाता है। तो काला क्यों पड़ता है, काला पड़ने का कारण है कि उसमें क्या हो रहा है, उसके सतह का संक्षारण हो रहा है। आप लोग देखते हैं कि मतलब छड़ हो गया, बाहर और रख देते हैं तो कुछ समय बाद क्या होता है, उसमें जंग लग जाता है। तो जंग लगना भी क्या कहलाता है, संक्षारण कहलाएगा। यानी जो प्रक्रिया जंग लगने की लिए क्या कहलाएगी, संक्षारण कहलाएगी। बात समझ में आ रही है। अब बात आती है बिक्री, जैसे आप लोग देखो संक्षारण कारण कार के ढांचे, मतलब कि लोहे के रेलिंग, जहाज आदि का होता है, बहुत का होता है, क्षति होता है। ये आप लोग को नुकसान हो गया कि मतलब क्या नाम, संक्षारण से क्या क्या नुकसान हो जाएंगे। अब बात आती है विकृत गंधिता। विकृत गंधिता का मतलब, उसका मतलब कि बचाव कैसे किया जाए। जैसे आप लोग देखेंगे कि जब किसी चीज़ को बहुत अधिक समय तक तो रखना होता है तो उसमें ग्रीस या तेल लगा क्या करते हैं, रख देते हैं। कई कंडीशन में ऐसा होता है कि हम क्या करते हैं, देखो जब वसा और तेल में उपचयन होता है वे काफ़ी समय तक खुले में रखे रहते हैं तो उनकी गंध और स्वाद का होता है बदल जाते हैं। जब वसा हो या तेलों का अपचयन होता है तो वे काफ़ी समय तक खुले में रखे रहते हैं, तो धीरे धीरे उसका स्वाद होता है या उसका जो गंध होता है वो क्या होता है, धीरे धीरे बदल जाता है। अब जो मतलब कि अब हम जो मतलब उसका स्वाद बदल गया या उसके गंध बदल गए तो हम कहते क्या हो गया, मतलब कि विकृत गंधिता हो गया है। यानी इसकी स्वाद बदल गई है या इसका मतलब क्या, जो गंध था उसमें का मतलब कि कमी आ गई है, तो उसे हम क्या कहेंगे, विकृत गंधी कहेंगे। आयु जो पूरी घटना हो जाएगी उसे हम क्या कहेंगे, विकृत गंधिता कहने वाले हैं। अब इसी के तहत आप लोग का चैप्टर का होता है, मतलब कि ये खत्म हो गया। अब आगे आप लोगों को इस चैप्टर के सारे मतलब कि जो क्वेश्चन बन सकते हैं आप लोग को अपलोड कर दिए जाएंगे। आप लोग विस्तार से आप लोग उसे देख लीजिएगा, किसी प्रकार की कहीं कमी नहीं रहना चाहिए। इस चैप्टर में जो भी कमियां थी हमने उस कमी को बताया आप लोगों को। इस चैप्टर में क्या क्या आप लोगों को पढ़ना था, कैसे कैसे करना था, कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, तो इस चैप्टर से जो भी बनने वाले थे मतलब कि जो टॉपिक थे हमने आप लोग को बता दिया है। अगर आप लोग को इसी तरह का आगे मतलब वीडियो चाहिए, पूरा विस्तार से चाहिए, तो हमारे चैनल को आप लोग को सब्सक्राइब, लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो शेयर तो करना पड़ेगा।
करेंगे तभी हमारा मनोबल बढ़ेगा। रोज़ एक वीडियो का कहें आप लोग से अपलोड करने वाले हैं। अपलोड करने का टाइम भी आपका 9 से 10 बजे का रात्रि में होगा, उसी टाइम हम आप कर पाएंगे, इसको अपलोड कर पाएंगे। तो अगर आप लोग को फुल मतलब कि चाहिए, पूरा सेमेस्टर वाइज चाहिए कि नहीं, इसमें कमी ना रहे, तो आप लोग इसको मतलब फुल वॉच कीजिए। वीडियो आप लोग फुल वॉच कीजिए, स्किप करके वॉच ना कीजिए, है ना। इसी के साथ आप लोग ये चैप्टर खत्म होता है। धन्यवाद।